हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड देखा था। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि इनकम मेथड के द्वारा जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है उसका सूत्र क्या है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम मेथड आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनकम मेथड और यहाँ पर देख रहे हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये किसका नोटेशन है, नेशनल इनकम का। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका सूत्र हो गया कि इसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को भी जोड़ देंगे, मिक्स्ड इनकम को भी जोड़ देंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, इनकम मेथड के द्वारा राष्ट्रीय आय मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बाइफरकेट करके भी समझ सकते हैं और आप इसे देखिए कि हम यहाँ पे इसको बाइफरकेट करें। जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एन टी पी फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एन पी फैक्टर कॉस्ट, जिसे ही हम राष्ट्रीय आय करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन है तो कोई बात नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय को, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होता। आप यहाँ पर बाइफरकेट करके भी हम देख सकते हैं। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये बराबर होता है वेजेज एंड सैलरीज ये वेजेज एंड सैलरी दोनों रूपों में, कैश के रूप में भी और काइंड दोनों के रूप में, एंड काइंड, हम दोनों रूपों में इसको शामिल करते हैं। और दूसरा होता है जनरली, वो क्या है, एम्प्लॉयर्स contribution to social security scheme, to social security स्कीम्स। यहाँ पे जब हमारे पास वेजेज एंड सैलरी है तो उसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में
इसको हम जब जोड़ देंगे तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर हमें ध्यान रखना है, वो क्या है? वो ये है कि कभी कभी हमारी इंफॉर्मेशन में ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखता है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी दे रखा होता है। हम क्या करते हैं, इसको तो जोड़ते ही हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को भी जोड़ देते हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में शामिल होता है। दूसरा गलती क्या होता है कि कभी कभी ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स के जगह एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन हो जाता है। एम्प्लॉयर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? नियोजक या मालिक, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि इसके जगह एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, अर्थात कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होगा तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है वह वेजेज एंड सैलरी से ही दिया जाता है, तो इसीलिए हम इसको अलग से शामिल नहीं करेंगे। कब क्या शामिल करेंगे? केवल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को शामिल करेंगे वेजेज एंड सैलरी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा जो ध्यान रखने की बात है कि कभी कभी इंफॉर्मेशन में वेजेज एंड सैलरीज होता है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम वेजेज एंड सैलरी को ही क्या मान लेंगे? वेजेज एंड सैलरी को ही हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मान लेंगे। क्लियर? यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस को जानने की कोशिश करें। जैसे आप जानते ही हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस ये बराबर होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। जब हम प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं तो प्रॉफिट भी 3 भागों में बटा होता है। एक भाग में हम लोग देख सकते हैं ये डिविडेंड से होता है, डिविडेंड। दूसरा हम इसको कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम नेट रिटर्न अर्निंग्स भी कहते हैं। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो ये जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है। आप सबको पता है कि यह जो कंपनी होता है इसमें कई शेयर होल्डर होते हैं, तो प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे हम तो डिविडेंड्स के नाम से जानते हैं। और सरकार जब प्रॉफिट का पर टैक्स लगा देती है तो टैक्स के रूप में जो सरकार के पास जो रकम जाते हैं उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। और कंपनी को फर्दर डेवलपमेंट के लिए या उसके एक्सपेंशन के लिए जो रकम रखी जाती है प्रॉफिट में से, उसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि
इंफॉर्मेशन में कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा होता है और कुछ पार्ट भी दिया हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ लेंगे और अन्य शेष पार्ट को नहीं करेंगे। कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी इस रूप में इंफॉर्मेशन होते हैं, तो हम फिर इसमें इस सब को शामिल कर लेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी को जोड़ लेंगे और हम ऑपरेटिंग सरप्लस बना करके काम चला लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट भी होता है और उसमें से दो हिस्सा दिया होता है, डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कि प्रॉफिट को भी जोड़ लेंगे और अलग से डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स को भी जोड़ दें, इससे भी गलती होगा। तो ये थोड़ी सी इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लीजिए कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है और रॉयल्टीज नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, रॉयल्टीज को हम जीरो मान लेंगे और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस बना लेंगे। क्लियर। अब हम एक चीज़ और पर ध्यान दें, यहाँ पर जो मिक्स्ड इनकम है या मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से जाना जाता है, मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इसका संबंध होता है और इसमें ज़्यादातर फैमिली मेंबर या व्यक्तिगत लेबर के द्वारा ये काम होता है और इसमें जो काम होते हैं उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो संसाधन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वह व्यक्ति विशेष के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटे इकाई हैं उत्पादन के और ये अकाउंट नहीं बनाते, अर्थात लेखा जोखा का इनका कोई हिसाब नहीं होता IBI का। तो ऐसी स्थिति में यह एक तरफ लागत लगाते हैं जो विभिन्न प्रकार के लागत होते हैं और बाद में जो वस्तु बनती है उसे बेच करके ये आय प्राप्त करते हैं, दोनों को अंतर करके वह इसे प्रॉफिट मानते हैं। इसीलिए इनके ये प्रॉफिट नहीं है, बल्कि आप सब जानते हैं इस प्रॉफिट में सभी कुछ शामिल है, वेजेज एंड सैलरी भी शामिल होता है, रेंट भी शामिल होता है, इंटरेस्ट भी शामिल होता है। इसीलिए इसे हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं और ज़्यादा मिक्स्ड इनकम का हिस्सा होता है। इसीलिए यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब इसके बाइफरकेट हैं जिसको हम करके देख सकते हैं। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड के निकालने के सूत्र दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NNP नेशनल इनकम निकालना है, वो भी एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे, तो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 कंपोनेंट्स हैं और इसको हम जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे और बाद में नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें राष्ट्रीय आय बन जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा और इसको हम बाइफरकेट करके बता देते हैं। आप यहाँ पर देखें कि हम इसको बाइफरकेट करके देखते हैं। तो हम इन 4 को जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, फिर हम इन 2 को भी जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। और जब हम लास्ट में इसको भी जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा।
इस पर हम एक बार ध्यान से देखें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम ये 4 आइटम्स को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, इसे जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस में से जैसे ही हम डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस। और एनडीपी मार्केट प्राइस में से जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे तो ये हो जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही हम नेफा को जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी हमें जो समझना ये है कि इसमें कुछ जो कंफ्यूजिंग पार्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर क्लियर कर दें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको इसी रूप में मिलेगा इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कतें नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसी रूप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी ज़रूरत है। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये बराबर होता है जनरली, ये बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप ध्यान दें कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल जो फॉर्मेशन है इस पर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए, एक बार ये थोड़ा सा स्लिप हो गया, इसको आप ऐसे देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जनरली जो बच्चे हैं यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और इस बात को आपको जानना है। तो यहाँ ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये आप देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करीब करीब मिलता जुलता है, केवल यहाँ पर ये फिक्स जो शब्द है उसमें नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे इन्फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह हमें मिलता है, दिया हुआ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो हमें चेंज इन स्टॉक को शामिल करना पड़ेगा, तब जा कर के ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा।
और कभी कभी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ होता है और साथ ही साथ चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ होता है। हम क्या करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को जोड़ते ही हैं और साथ ही साथ उसमें हम चेंज इन स्टॉक भी जोड़ देते हैं, तो ये गलती कर देते हैं। तो चेंज इन स्टॉक कब जुटेगा? जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो यहाँ पर समझना है, चेंज इन स्टॉक आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को भी दो रूप में लिखा जा सकता है, जैसे इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, और डिक्रीज इन स्टॉक भी लिखा जा सकता है, डिक्रीज इन स्टॉक। अब मान लीजिए ये इस सब का दोनों का वैल्यू अगर मान लीजिए 10 है, इंफॉर्मेशन में ये 10 है, तो इंक्रीज इन स्टॉक, अगर इंक्रीज इन स्टॉक है तो ये एक तरह से चेंज इन स्टॉक ही है। और अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक अगर दिया हुआ है तो इसको हम ऐड कर देंगे। और अगर इंक्रीज इन स्टॉक के जगह अगर डिक्रीज इन स्टॉक लिखा हुआ है तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर इसको घटा देंगे। क्लियर? ओके। और यहीं पे अगर डिक्रीज इन स्टॉक के जगह चेंज इन स्टॉक होता तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ होता, लेकिन उसने क्या किया, उसे इस रूप में लिख दिया डिक्रीज इन स्टॉक और इसको पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर दिखा दिया। तो हम यहाँ पर भी कॉशियस रहेंगे कि अगर डिक्रीज इन स्टॉक है और हम जानते हैं कि यह एक चेंज इन स्टॉक है, तो इसे हम जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में शामिल करेंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और यहाँ पर जो क्लियर करना है वह है आपका नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पर भी दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी हमें नेट एक्सपोर्ट आता है, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको हम जोड़ देंगे। लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स के जगह कभी कभी हमें क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट के जगह नेट इंपोर्ट्स आ जाता है इंफॉर्मेशन में। तो ये जहाँ जुट रहा था ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, मान लीजिए इसका वैल्यू 10 है और इसका भी वैल्यू 10 है, तो हम जब जीटीपी मार्केट प्राइस निकालेंगे तब तो ये जुट जाएगा अगर नेट एक्सपोर्ट्स है। और नेट एक्सपोर्ट्स के जगह अगर नेट इंपोर्ट्स है तो हमें जोड़ेंगे नहीं बल्कि इसको घटाएंगे। क्लियर? कंफ्यूजन दूर हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है। और नेट एक्सपोर्ट्स को हम निकालते कैसे मालूम है? हाँ, इसको हम लोग एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स के माध्यम से निकालते हैं। तो कभी कभी हमें एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ होता है, ठीक है, और इंपोर्ट्स भी दिया हुआ होता है। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है तो हम निकाल लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटा करके नेट एक्सपोर्ट्स हम निकालेंगे। क्लियर? अब जब ये क्लियर हो गया तो अब हम इस पोजीशन पे हैं कि सवाल बना सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अब आपके सामने ये सवाल है। अब ये सवाल में आप देख सकते हैं आपको क्या निकालना है। आप दिखाई दे रहा है कि ये कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं है कि कौन से मेथड यूज करें, मतलब हम स्वतंत्र हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है किस मेथड के अनुसार सफिशिएंट है, तो हम उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए पहला आपका दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम मेथड का है।
प्रॉफिट ये भी इनकम मेथड का है, रेंट ये भी इनकम मेथड का है, इंटरेस्ट यह भी इनकम मेथड का है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी इनकम मेथड का है, नेट करेंट ट्रांसफ़र टू एब्रोड वो किसी भी मेथड में नहीं होगा शामिल क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम है। ये नेट एक्सपोर्ट्स किसका है, एक्सपेंडिचर मेथड का है। एनआईटी का प्रयोग जनरली हम एक्सपेंडिचर मेथड में ही करते हैं। यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड इसी को हम ये दोनों में शामिल करते हैं। यह घरेलू सीमा से बाहर का इनकम है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको दिया हुआ है। इन सारे आइटम को देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर इनकम मेथड के सारे आइटम्स दिए हुए हैं और उस आइटम्स के आधार पर हम इसको गणना कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम इनकम मेथड के आइटम्स को ध्यान में रखेंगे। तो बनाएं। ओके, तो हमें क्या निकालना है वो लिख लें। निकालना है एन पी फैक्टर कॉस्ट। आप 1 बाय 1 देखें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जुटेगा तो पहला आइटम को हम यहाँ पर जोड़ दिए, प्रॉफिट भी जुटेगा और इसको भी हम दूसरा आइटम प्रॉफिट है इसको भी जोड़ दिए। तीसरा आइटम आप देख रहे हैं रेंट है, तो यहाँ पर हम रेंट को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि यह किसका कंपोनेंट्स है, यह कंपोनेंट्स है इनकम मेथड का। और ये कहाँ आपने देखा था, ऑपरेटिंग सरप्लस में। इंटरेस्ट भी जुटेगा, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है। तो इंटरेस्ट का कौन सा है, चौथा आइटम, कौन सा आइटम है, चौथा। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी इनकम मेथड का ही कंपोनेंट्स है, तो इसको जोड़ेंगे। और ये कौन सा आइटम हुआ, पांचवा आइटम, तो फिफ्थ भी जुट गया। अब ये नेट करेंट ट्रांसफ़र किसी में नहीं शामिल होगा। नेट एक्सपोर्ट चूँकि एक्सपेंडिचर मेथड का ये भी यहाँ नहीं शामिल होगा। हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर जाना, इसीलिए एनआईटी का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, अगर फ्रॉम होता तो जोड़ते और यहाँ पर टू है अर्थात हमें पेड करना पड़ रहा है ज़्यादा, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटाएंगे। तो ये हमें घरेलू ऐसे घट जाएगा अर्थात 9वां आइटम यहाँ पर माइनस होगा। ये ध्यान रखना है कि ये फ्रॉम में है कि टू में। फ्रॉम में होगा जुटेगा, टू में होगा घट जाएगा। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेट पे जाना है और ये सारे के सारे जो हैं नेट में ही जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब का वैल्यू दे दें। तो पहले क्या है, कितना है 2000, दूसरा कितने के बराबर है, तो दूसरा है 800, 800, तीसरा कितने के बराबर है, तीसरा 300, चौथा 250, पांचवा 7000, और आप देख रहे हैं ये 9वां नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड ये 60 के बराबर है। तो यहाँ पर 60 को माइनस करेंगे। अब इस सब को आप जोड़ दीजिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे। पहले पर 0 हो गया, फिर 5, फिर आप देखिए सैकड़ा पर क्या है, 2 3 5 8 5 8 5 13 13 बच गया रिमेनिंग 1, 7 1 8 8 और 2 10 माइनस 60 रिजल्ट क्या हुआ। अब 60 इसमें हम घटा देते हैं तो 0 हो गया,
15 में से 6 को जाएगा तो कितना होगा 9, और ये 2 हो गया, ये 0 1 रुपीज 10,290 करोड़। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत? ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, कैलकुलेट नेट नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अर्थात यहाँ पर हमें एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है। ध्यान रखना है, क्या निकालना है, एनएनपी मार्केट प्राइस। अब देखिए कि यहाँ पर आइटम क्या क्या हैं, किस मेथड को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो पहला है नेट करेंट ट्रांसफ़र टू एब्रोड। पहले ही बता दिए हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट शामिल नहीं होता, इसको तो हम टच ही नहीं करेंगे। ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको भी हम यहाँ पर नहीं टच करेंगे क्योंकि ऐसा कोई आइटम हमें दिखाई नहीं दिया था किसी भी मेथड में। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जहाँ तक बात है तो ये कौन से मेथड का था, एक्सपेंडिचर मेथड का था। अब हम देखिए नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये दोनों के लिए कॉमन है। ये नेट एक्सपोर्ट्स किसका था कंपोनेंट, एक्सपेंडिचर मेथड का। नेट इनडायरेक्ट भी हम जनरली उसी में करते हैं। जहाँ तक नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट की बात है तो इसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। यहाँ देखिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, और आपने एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस देखा था, तो ग्रॉस था तो हमें नेट पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ता, लेकिन ये अल्टीमेटली नेट ही है, इसलिए हम डिप्रिसिएशन को अलग से इसमें नहीं घटाएंगे क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा वो नेट में ही आएगा। यहाँ पर देखिए इनकम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो ये भी आपके कंपोनेंट्स किसी में था और एक्सपेंडिचर मेथड में भी नहीं था। इवन देन वैल्यू एडेड मेथड में भी आपने नहीं देखा। ये जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मेथड, ये किसका कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो इस तरह से ये सारे पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो गया इंफॉर्मेशन में कि हम यहाँ पे इनकम मेथड के जगह ना लेकर के एक्सपेंडिचर मेथड की सहायता से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है, ध्यान में रखना है। अब चलिए, ये क्या है, नेट करेंट ट्रांसफ़र, तो इसको तो शामिल करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो आइटम आप देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, तो इसको जोड़ेंगे, तो हमने भी इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए करेंट ट्रांसफ़र, ये भी नहीं शामिल होगा। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, टू एब्रोड है, टू है, फ्रॉम नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और ये कौन सा आइटम है, चौथा आइटम। अब आगे बढ़िए, नेट एक्सपोर्ट्स को जोड़ेंगे, और ये कौन सा आइटम है, पांचवा आइटम। तो पांचवा आइटम जुटेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, आपको मालूम था कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में उपरोक्त चारों कंपोनेंट जैसे कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और क्या कहते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट को जोड़ देते हैं तो जीडीपी मार्केट प्राइस होता है। और हमें जाना है तो यहाँ पर भी मार्केट प्राइस है, तो हमें इसको टच नहीं करना है क्योंकि मार्केट प्राइस में ही जाना है। नहीं तो अगर फैक्टर कॉस्ट होता तब इसे हम क्या करते, यूज करते और माइनस करते, लेकिन यहाँ पर चूंकि मार्केट प्राइस में ही जाना है तो इसको हम टच नहीं करेंगे। नाउ नेशनल डेट इंटरेस्ट, पहले ही बता दिए ये शामिल नहीं होता है। यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो नेट वाला काम भी हो गया। और ये कितने के बराबर, ये कहाँ है, कौन सा आइटम है, तो ये आठवां आइटम है, इसको भी आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आठवां आइटम भी हमने इसमें जोड़ दिया। क्लियर, ये पहले ही बता दिए इनकम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट,
इसमें इसका कोई हिस्सा नहीं है। और ये लास्ट में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये जुटेगा। और ये कौन सा आइटम है? आइटम 10 है, 10वां आइटम है, इसको हमने जोड़ दिया। अब आप सबका वैल्यू दे दें। तो दूसरे का वैल्यू क्या है? 500। ये चौथे का वैल्यू कितना है? 20। तो ये चौथा आप इसको 20 लिखें। अब देखिए पांचवा नेट एक्सपोर्ट माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी आपके 20 के बराबर है। तो माइनस माइनस इसको हम माइनस रखेंगे और माइनस ये क्या होगा? 20 माइनस 20। पाँचवा क्लियर। अब उसके बाद कौन सा आइटम खोज रहे हैं? आठवां क्या है? 80 के बराबर है तो प्लस 80। अब कौन सा आइटम? 10वां आइटम 10। आइटम क्या है? 100 के बराबर है और ये यहाँ पर 100। 10वां क्या है? 100 के बराबर है। ओके। अब आप माइनस माइनस को जोड़ें, प्लस प्लस को जोड़ें तो सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर देखिए 500, 580 और इसमें 100 जोड़ दिए तो 680 हो गया। और माइनस माइनस को जोड़ दिए तो ये कितने बराबर हो गया? 40 के बराबर हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर के रूप में क्या निकलेगा? ₹640। ठीक है, 640 और करोड़। ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? ओके। तो ध्यान रखना है। देख लिए आपने, इसमें हमारे पास कितने आइटम थे? 10 आइटम्स थे, लेकिन हमने ध्यान दे करके जब बनाया तो कितने आइटम का ही प्रयोग करना पड़ा? मात्र 1 2 3 4 और 5 आइटम से ही काम चल गया। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आइटम्स हैं सबको शामिल कर लें। तो जो सूत्रानुसार जो भी होगा फार्मूला, एज पर फार्मूला हम उसको शामिल करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें। देखिए पुनः तीसरा सवाल आपके सामने है और इसको ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें। तो कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे हमें GNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? तो वेजेज एंड सैलरीज दिया हुआ है, पर्सनल टैक्स इसको हम शामिल करेंगे ही नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है इसको हम करेंगे। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स दिया हुआ है। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स भी आपको दिया हुआ है और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, 2 है। ध्यान रखना है, यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज है। आपको मार्केट प्राइस में जाना है, यहाँ ध्यान रखना है। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे आप डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि रॉयल्टीज है। तो इस तरह से हम इस आइटम पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या पता चलता है कौन सा मेथड यूज करेंगे? यहाँ पर इनकम मेथड से हम काम चला सकते हैं क्योंकि इनकम मेथड का सफिशिएंट आइटम्स यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? GNP एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालना है तो ध्यान दें एक एक करके। वेजेज एंड सैलरी जुटेगा और ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा है तो ये हम इसको
जोड़ेंगे। और ये हो गया पहला आइटम। पर्सनल टैक्स एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट ही होता है, इसको शामिल ही नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस जुटेगा। और ये हम तीसरा आइटम को यहाँ पे जोड़ दिए। आगे देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को जब हमने जोड़ दी है तो इसे हम अलग से नहीं जोड़ेंगे। यही सब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ये भी किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक पार्ट हमने शामिल कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसके दूसरे पार्ट को शामिल करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, तो ये कौन सा आइटम है? पांचवा आइटम है, इसको शामिल किए। अब कॉरपोरेट टैक्स भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, लेकिन ये ऑलरेडी शामिल हो चुका है ऑपरेटिंग सरप्लस में, इसलिए इसको अलग से नहीं टच करेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसको हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। और ये आइटम आपका है सेवेंथ आइटम है, तो सेवेंथ आइटम को हमने माइनस कर दी। उसके बाद आप देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। आपको पता है कि हम जब इनकम मेथड फॉलो करते हैं तो उससे फैक्टर कॉस्ट में ही इंफॉर्मेशन होता है, तो लेकिन हमें जाना कहाँ है? मार्केट प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे? इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। और ये आइटम कौन सा हो गया आपका? आठवां आइटम। तो इसको भी हमने जोड़ दिया, आठवां आइटम। अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, मिस्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी नहीं, उससे पहले है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब हम इनकम मेथड का प्रयोग करते हैं तो नेट पर होता है और फैक्टर कॉस्ट में, और यहाँ पर चूँकि जाना कहाँ है? ग्रॉस में जाना है, इसलिए डिप्रिसिएशन को भी जोड़ेंगे। और ये आइटम आपका नाइन्थ आइटम है, तो नाइन्थ आइटम को भी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। और नेक्स्ट है आपका 10वां, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो इसका कंपोनेंट्स है ही, तो ये 10वां को भी हमने शामिल कर दिया, इसको भी हमने जोड़ दिया। जहाँ तक रॉयल्टीज है तो रॉयल्टी किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, और ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो अलग से इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला क्या है? 800। तीसरा का वैल्यू क्या है? तीसरा आप देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस 200। और पांचवा का क्या वैल्यू है? 100 प्लस 100। ये सातवां क्या है? माइनस करना है, और ये माइनस में यहाँ इंफॉर्मेशन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 20 लिखेंगे। आठवां आइटम आप देखिए क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज 70 के बराबर है, इसको आपको प्लस करना है, और यहाँ पर हमने 70 को प्लस कर दिए। नौवां आइटम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डिप्रिसिएशन, इसको भी प्लस करना है, और इसका वैल्यू 30 के बराबर है। और लास्ट में 10वां आइटम का वैल्यू क्या है? 500 के बराबर है, 500। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस वाला हिस्सा को प्लस कर दें, माइनस वाला हिस्सा को माइनस में देखें। तो यहाँ पर देखिए सबके सब प्लस ही है, तो जोड़ लें। क्लियर? एक तो हॉरिजेंटल समेशन भी जोड़ सकते हैं, तो आप देखिए 0 का 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर 3 और 7 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, रिमाइंडर 2 1, ठीक है, 2 लिख दिए, रिमाइंडर 1। अब क्या हो गया? 5 1 6 6 7 और 2 9 और 8, 9 और 8 कितने हो गए? 17। तो यहाँ पर 100
1720 यहाँ पे आंसर हो गया आंसर रुपीज 1720। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो आपने फिर यहाँ पर भी आपने देखा कि हमें बड़े कंसेप्ट के द्वारा आइटम्स लेने होते हैं, तब जा कर के बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब हम नेक्स्ट पे देखें तो क्या दिख रहा है, आप देखिए इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब आइटम्स देखें कि हमारे पास क्या क्या है। पहला है नेट करेंट ट्रांसफर टू एब्रोड, इसको नहीं शामिल करेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। फिर हम देखें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमें दिया हुआ है, टैक्सेज भी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। नेट इंपोर्ट्स हैं, नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सावधानी रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हम इन दोनों की मदद से चेंजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। और यहाँ लास्ट में दिया है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ठीक है, तो 2 है इसीलिए इसको माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ तो हमें एनडीपी तक ही जाना है, नेशनल इनकम जाना ही नहीं है। तो इस सारे आइटम्स को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड्स के माध्यम से चलेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम ध्यान में रखेंगे और हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्लियर? आसानी से बन जाएगा। देखें यहाँ से ध्यान से दें, ये पहला आइटम नहीं शामिल करेंगे, दूसरा आइटम को शामिल करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि यह एक्सपेंडिचर मेथड का क्या है, पार्ट है, और हम इसको शामिल कर दिए। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, आपने देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड के जो कंपोनेंट्स थे, पहला 4, उसको जब हमने जोड़ा था, कौन सा पहला 4, एक तो था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। इस सब को जब हमने शामिल किया था तो क्या मिला था, जीडीपी मार्केट प्राइस। क्लियर? लेकिन हमें जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट में, इसीलिए हम यहाँ पर एनआईटी को माइनस करेंगे। और ये कौन सा आइटम है, तीसरा आइटम। नेक्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, और ये कौन सा आइटम है, चौथा आइटम है। चौथा आइटम को हमने जोड़ दिया। अब आप देखिए 6 आइटम क्या है, 5वां आइटम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे हम डिप्रिसिएशन करते हैं, तो इसको हम देखेंगे कि हमें ग्रॉस में दिया हुआ है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, नेट में होगा, तो नेट में जाना है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ग्रॉस में है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, नेट में जाना है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, और ये आइटम आपका 5वां है, तो हमने 5वां को भी यहाँ पर माइनस कर दिए। अब हम छठे पर बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसलिए इसमें चेंजिंग स्टॉक भी जुटेगा। तो
तो ये आपका 6 आइटम यहाँ पर हम जोड़ेंगे और ये 6 आइटम जुट गया। और आप यहाँ पर नेट इंपोर्ट्स है, तो नेट इंपोर्ट्स को हम माइनस करेंगे। आपको बताया था नेट एक्सपोर्ट्स होगा तो जोड़ेंगे और नेट इंपोर्ट्स होगा तो माइनस करेंगे। और ये कौन सा आइटम है? आपका 7वां आइटम है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक को जोड़ना है, तो चेंजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 8वां आइटम जुटेगा, 8वां आइटम जुटेगा। ठीक है। और 9वां आइटम इसमें क्या होगा? माइनस होगा 9वां आइटम, 9वां माइनस करेंगे। और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड जो 10वां आइटम है, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें डोमेस्टिक इनकम तक ही रहना है, नेशनल इनकम नहीं जाना है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्लियर? ये तब होता जब हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालते, तब हम 10वें आइटम को शामिल करेंगे। ठीक है? क्लियर? ओके। अब हम सबका वैल्यू पुट करें। दूसरे का कितना वैल्यू है? 100 के बराबर, माइनस तीसरे कितने हैं? 80 के बराबर, 80 के बराबर। उसके बाद चौथा क्या है? 300 के बराबर। तो चौथा आइटम को हम जोड़ रहे हैं और ये 300 के बराबर है। अब ये 5वां आइटम को घटाएंगे और ये 20 के बराबर है और ये माइनस 20। ये छठा आइटम जोड़ेंगे प्लस, और ये कितने के बराबर है? छठा 50 के बराबर और ये 50 प्लस करेंगे। छठा आइटम हो गया। उसके बाद ये 7वां आइटम को माइनस करना है और ये माइनस में ही वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये प्लस हम क्या करेंगे? 10 कर देंगे। अब प्लस ये 8वां आइटम क्या है? 8वां आइटम को जोड़ना है और ये है आपके 25 के बराबर। तो यहाँ पर हम प्लस 25। और 9वां आइटम आप देखिए, ये भी 25 के बराबर है, इसको माइनस करना है और ये माइनस हो गया 25। ओके। अब हम प्लस वाले हिस्सा और माइनस वाले हिस्सा को जोड़ लें। अब यहाँ देखिए ये 100 है, प्लस में चलें पहले। 100 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400। 400 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 450 हो गया। उसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 460। और उसमें 25 जोड़ दीजिए तो 485। 485 ध्यान से देख लेना, एक बार चेक कर लो। 485। ठीक है। अब माइनस वाला पार्ट देखें तो 80 है और 20 को जोड़ेंगे तो 100 हो गया। और इसमें 25 को जोड़ेंगे तो 125। तो माइनस 125। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर घटाएंगे तो आप देखिए बराबर रुपीज, रिजल्ट क्या निकलेगा? 5 में से 5 गया 0। ठीक है। उसके बाद ये 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? बच जाएगा 6। और ये 4 में से 1 गया तो 3, तो 360 क्या है? अरब। ये आपका आंसर हो गया। ओके।
कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें, उसमें क्या करना है। नेक्स्ट सवाल में आप देखिए कि हमें क्या करना क्या है। तो कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। और कौन से मेथड से? एक तो प्रोडक्शन मेथड, दूसरे शब्दों में से हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है इनकम मेथड। यहाँ पर हम दोनों विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में आपको बताया गया था वैल्यू एडेड मेथड, और इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर क्या करते हैं, उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटाते हैं, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिलेगा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो अब हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ही, और हमें यहाँ पर दो मेथड के लिए बाध्य कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहेंगे, उसका यूज करना चाहते हैं। तो लीजिए प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, के द्वारा निकालें। पहले हम लोग प्रोडक्शन मेथड का प्रयोग करके निकालें। प्रोडक्शन मेथड मीन्स वैल्यू एडेड मेथड। तो क्या निकालना है, हमें जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है। आप देखिए आइटम पर, तो आप यहाँ पर देखें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। क्लियर? तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटाएंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या आइटम हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट में? तो यहाँ दूसरे का आइटम है, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे में दूसरा आइटम माइनस पहला कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये वैल्यू क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हो गया। अब आप दूसरा आइटम्स में देखिए वैल्यू कितने हैं। तो दूसरा आइटम बराबर होता है, यहाँ पर ध्यान से दें। तो दूसरा में क्या है, आप देखिए प्राइमरी सेक्टर के लिए 2000, तो इसको हम ब्रैकेट में जोड़ लेते हैं। 2000 प्लस 1800 प्लस 1400 ये हो तीनों मिल करके क्या मिला, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस, ये भी तीनों भाग में बटा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो क्या क्या है इसका वैल्यू, 1000 प्लस 800 प्लस 600। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके। अब इस प्लस वाले को जोड़ें पहले। तो यहाँ पे इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, हॉरिजेंटल देखिए 0 0 4 8 4 12, 2 रिमाइंडर कितने बराबर हो गया, 1 के बराबर, 2 1 3 और 2 5। थोड़ा सा क्या हो गया, तो ये कितने के बराबर हो गया, 0 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 8 4 12, ये 2 हो गया,
पे ये 2 हो गया, और यहाँ पे 2 12 2 1 3 1 4 1 5 5 2 0 0 माइनस यहाँ पर क्या होगा 0 0 8 6 14 4 और 1 1 2 2400। अब इसको हम जब करेंगे तो ये रुपीज कितना हो गया 0 0 0 में से 0 गया 0, और ये कितने हो गए 12 में से 4, ये 8 हो गया, ये 4 में से 2 गया 2, तो 2800 करोड़ हो गया जीडीपी। ये प्रोडक्शन मेथड के द्वारा आंसर हो गया। ठीक है, 28 करोड़। अब हम इसे इनकम मेथड के द्वारा निकालें तो इनकम मेथड और इनकम मेथड कंपोनेंट्स याद ही है, तो उसके कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में आता है, और यहाँ जाना क्या है जीडीपी मार्केट प्राइस, इसीलिए उसमें हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जोड़ना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन भी ध्यान से रखना है, जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है। अब आप यहाँ पर देखिए रेंट एंड रॉयल्टी को हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चौथा आइटम, इसको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि यह इसका पार्ट है। चौथा आइटम जुट गया। आगे बढ़ें, ये जो है बेनिफिट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द एम्प्लॉइज, ये जो है हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के अंतर्गत या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो यह वेजेज एंड सैलरीज का पार्ट का हिस्सा होता है, लेकिन चूंकि हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऑलरेडी ये जुटा है, इसलिए अलग से इसको हम शामिल नहीं करेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ द पीपल यूजिंग फैमिली इनपुट्स, इसको हम शामिल करेंगे, ये अलग पार्ट्स है। और ये कौन सा पार्ट्स है आपका छठा आइटम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम हुआ। ऑपरेटिंग सरप्लस सातवां आइटम, ये सातवां को भी हमने शामिल कर लिया। उसके बाद ये नेट फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम तक ही सीमित रहना है, नेशनल इनकम नहीं निकालना है, तो हम इसे नहीं शामिल करेंगे। इंटरेस्ट को भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ लिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम जोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसके कंपोनेंट्स को जोड़ने से एनडीपी होता है और हमें जीडीपी पे जाना है, इसलिए डिप्रिसिएशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे। और ये जो आइटम है आपका 10वां आइटम है, 10वां आइटम को ऐड कर दिए। लास्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम जोड़ेंगे क्योंकि ये इनकम मेथड से हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलता है, और इसको हम जब जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस पर चले जाएंगे। और ये आइटम आपका 11वां हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब के वैल्यूज को दे दें। क्लियर? तो यहाँ पे आप चौथा आइटम देखिए, चौथा आइटम कितना है 800 के बराबर है। 800 छठा जोड़ना है और ये कितने के बराबर है,
छठा आप देख सकते हैं 1300 के बराबर है, 1300। उसके बाद आप ये 7वां आइटम देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस 600 के बराबर है, और ये 600। एक मिनट, थोड़ी सी कलम डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कलम यहाँ पर 600 कैसे भाग रहा है। 600 ये कौन सा आइटम हो गया आपका, हो गया 7वां आइटम। 10वां आइटम आप देखिए, इसमें क्या है, 80 है, इसको भी शामिल करेंगे, 80। और ये लास्ट का आइटम जो है 11वां, वो क्या है, इसको भी जोड़ेंगे, और ये है 20 के बराबर। ओके, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कलम की है, डिजिटल पेन के बिना टक्कर है। ठीक है, आप जोड़ दें तो आप देखिए 800 को 1300 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2100। उसमें अगर हम 600 को जोड़ देंगे तो 2700, और 700 में फिर हम 100 को जोड़ दें तो क्या होगा, 2800। तो यहाँ पर ये जो है ₹2800 करोड़ आंसर। क्लियर। तो आपने देखा दोनों ही मेथड से जो है सेम आंसर आया, इनकम मेथड से भी और प्रोडक्शन मेथड से। तो इस तरह से हम पूरे पेशेंसली आइटम को कलेक्ट करेंगे और बनाएंगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखें, और ये एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब GNP एट फैक्टर कॉस्ट, वो भी इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो यहाँ पर हमें बात ही कर दिया। तो हम पहले इनकम मेथड को आधार बना के बनाएंगे। ध्यान में रखना है इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इसको ध्यान में रख करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, बनाएं इनकम मेथड। इनकम मेथड के माध्यम से हमें बनाने हैं और क्या निकालने हैं, GNP फैक्टर कॉस्ट। ओके, GNP फैक्टर कॉस्ट। तो हम देखें ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यहाँ फ्रॉम है तो जुटेगा, और यह हम यहाँ पे पहला आइटम को जोड़ दिए। ये क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, और इसको हम शामिल करेंगे। और ये आइटम आपका दूसरा है, और ये दूसरा आइटम को भी हमने जोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ें, ये तीसरा क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये मालूम है कि ये किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड का, इसको नहीं हम यहाँ पर लेंगे। चौथा आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यह भी एक्सपेंडिचर मेथड का है। और ये क्या है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, तो इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर पहला आइटम था फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और यहाँ पर है ये फैक्टर इनकम टू। तो इन दोनों को जब हम डिफरेंस करेंगे तो क्या बनेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये जो आइटम है आपका 5वां है, तो यहाँ पर 5वां को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे बढ़ें, चेंज इन स्टॉक।
चेंज इन स्टॉक ये किसका हिस्सा होगा एक्सपेंडिचर मेथड का, ये है। सातवां आइटम आप देखिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के रूप में दूसरा आइटम ले चुके हैं, इसलिए अलग से इसको उसमें नहीं शामिल करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जुटा हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये आपको मालूम है कि इनकम मेथड से हम नेट पर जाते हैं और निकालना क्या है, ग्रॉस में, इसीलिए हम इसको शामिल करेंगे। और ये आपका आइटम है 8वां, तो हम इसमें 8th आइटम को जोड़ देंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को हम शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं है। पहले हम देख लें कि ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो हम इसके सारे आइटम्स को जोड़ सकते हैं, और ये आइटम है इंटरेस्ट जो कि 9वां आइटम है। तो 9वां आइटम को हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट के रूप में। फिर एक्सपोर्ट्स, ये किसका हिस्सा है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का, इंपोर्ट भी एक्सपेंडिचर मेथड का। ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज को हमें नहीं कुछ करना है क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्टर कॉस्ट में ही जाना है और इनकम मेथड से फैक्टर कॉस्ट ही बनता है। सब्सिडीज, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, एक्सपेंडिचर मेथड में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ रेंट 14वां आइटम आप देख रहे हैं कि रेंट है और इसको हम जोड़ेंगे, और ये हो गया 9। ओके, अब हम देखें ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यह भी किसका है, किसका है पार्ट, यह पार्ट है एक्सपेंडिचर मेथड का, यहाँ नहीं शामिल करेंगे। और लास्ट में जो 16वां आइटम है प्रॉफिट, इसे हम जोड़ेंगे। और ये आपका लास्ट का आइटम ये प्रॉफिट है और ये है 16वां आइटम, इसको हमने जोड़ दिया। आप सबका वैल्यू आप पुट कर दें और जोड़ करके आंसर निकाल लें। अब देखिए पहला का कितना है 10, इसमें दूसरा आइटम जुटेगा और ये कितने हैं दूसरा आइटम 150, 150। पांचवा आइटम क्या है, पांचवा आइटम का वैल्यू देखिए 15, ये यहाँ पर पांचवा आइटम 15 के बराबर है। फिर आप ये आठवां आइटम कितने के बराबर है, आठवां आइटम भी 15 के बराबर है। तो ये 15, फिर नौवां आइटम कितने के बराबर है, नौवां देखिए इंटरेस्ट 40 के बराबर है, ये 40 यहाँ पर लिखें। फिर नौवां के बाद हम कौन सा आइटम ले रहे हैं, ये है 14वां आइटम। आप देखिए क्या है, इसमें रेंट है और ये कितने बराबर है 40 के बराबर, रेंट भी 40 के बराबर है। और लास्ट में ये आपका 16वां आइटम कौन है, प्रॉफिट है, जो कि 100 के बराबर है। इसको हम यहाँ पर 100 के बराबर जोड़ दिए। अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। तो आप देखिए जोड़ के 10 में और 150 जोड़ देंगे तो क्या होगा 160, 160 में 15 जोड़ देंगे तो क्या होगा 175, 175 में हम अगर 40 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 175 में अगर हम 40 जोड़ते हैं तो 215 होगा, और 215 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है। इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। तो देखिए 0 0 कर लें वो बेटर रहेगा। आप 0 कर दिए, फिर ये 4 है, 4 8 हो गया, 8 और 1 9 और 9 5 14, 1 15
बच कितने गए? 1, 1, 1, 2 और 2, 1, 3। ठीक है, 350 और 350 में यहाँ पर ध्यान से हमें देखना है, जो कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। सारे आइटम ठीक हैं। कितने? A1, हाँ आइटम देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सब कोई आइटम छूटा नहीं, तो हम जोड़ लें। ये हो गया आपका 100, 40, 100, 80, 100, 95, 195 और ये 160 हो गया। तो 95, 195 और 60, 160। तो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनेगा? यहाँ पर देखिए 195 में 160 जोड़ दीजिए, कितना बना? 5, 15 और ये 355, तो 355 बना। 355 माइनस 50। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? ₹5 में से 5 गया आपको 0 और ये कितने हो गए? 5 में से 1 गया 4। ओके, तो ये आपके हो गए 4 और ये हो गया, ये आपके करोड़। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है, 340 करोड़ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर थोड़ा डिजिटल पेन डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जा रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग लास्ट स्टेज पर हैं। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड का हम लोग देखें। एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा निकालें। एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग करें। तो एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जब हम निकालेंगे तो इसके कंपोनेंट्स याद हैं। अब देखिए इसमें जो है आपका जीडीपी क्या निकालना है? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर, यहाँ पर देखिए ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ये जुटेगा। तो पहला आइटम हम यहाँ पर जोड़े, ये क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा आइटम यहाँ पर हम नहीं शामिल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इनकम मेथड का है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, यहाँ पर नेट है इसलिए डिप्रिसिएशन भी जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ ये तीसरा आइटम हुआ, ये तीसरा आइटम हुआ। उसके बाद ये चौथा आप देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको तो शामिल करेंगे। और ये आपका कौन सा आइटम हुआ? चौथा आइटम। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स। ये फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसको माइनस करेंगे। और ये कौन सा आइटम है? 5वां आइटम। नेक्स्ट
चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे कि नहीं, तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। आप देख रहे हैं कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर फिक्स होता तब शामिल करते, तो यहाँ पर इसको शामिल नहीं करेंगे। ये 7वां जो आइटम है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या इसका हिस्सा नहीं है इनकम मेथड का, इसे भी नहीं शामिल करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और हमें चूँकि जीएनपी पे जाना है तो इसको हम जोड़ेंगे। और ये आइटम आपका कौन सा है, 8वां आइटम है। तो 8वां आइटम को भी हमने जोड़ लिया। अब हम आगे बढ़ें तो इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट किसका हिस्सा है, इनकम मेथड का। एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स को जोड़ेंगे और ये 10वां आइटम हो गया। ये 10वां आइटम हम जोड़ दिए और इंपोर्ट्स को घटाएंगे, ये 11वां आइटम हो गया माइनस इंपोर्ट्स घट गया। उसके बाद हमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट जाना है, इसलिए एनआईटी को घटाएंगे और एनआईटी के घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनआईटी घटाना है, इसलिए एनआईटी बनता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो चूँकि घटाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो माइनस हो जाएंगे और सब्सिडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12वां को माइनस करेंगे, 12वां आइटम को। 12वां क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेज है, और ये आपका 13वां इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये 13 प्लस हो गया। और आगे देखें, रेंट्स इसका हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुटेगा और ये 15वां आइटम है। कौन सा आइटम है, 15वां आइटम है और ये जुटेगा। अब हम सबका वैल्यू दे दें। पहला का कितना है, 10 प्लस तीसरा कितना है, 50 तीसरा कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। तीसरा 50 के बराबर है और ये हमने यहाँ पे 50 लिखा। थोड़ी ये कलम डिस्टर्ब कर रहा है। 50 हो गया। चौथा ये जो चौथा आइटम है उसका वैल्यू कितने के बराबर है, चौथा देखें तो ये 220 220, तो 220 और उसके बाद 5वां आइटम माइनस करने हैं और ये माइनस 5वां कितने के बराबर है भाई, ये 15 प्लस ये 8वां कितने के बराबर, ये 15 कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये 15 के बराबर है, प्लस ये 10वां आइटम क्या है, एक्सपोर्ट्स है, 20 के बराबर है, 20। 11वां आइटम क्या है, इंपोर्ट्स है, वो कितने के बराबर, 25 के बराबर। उसके बाद माइनस ये कौन सा आइटम है, 12वां आइटम, वो कितने के बराबर है, 30 के बराबर। और ये
30 के बराबर। उसके बाद प्लस ये 13वां आइटम कितने के बराबर है? 13वां आइटम है आपके 10 के बराबर, तो ये प्लस 10 और लास्ट में 15वां आइटम कितने बराबर? 85, इसको भी जोड़ेंगे और ये है 85। ओके, अब ये 85 हो गया। अब आप क्या करेंगे? प्लस वाला हिस्सा को प्लस में जोड़ दें और माइनस वाले को माइनस में। तो आप देखें ये 10 और 50 कितने हो गए? 60 और 220 कितने हो गए? 280, 80 और 20 कितने हो गए? 300। 300 में 15 जोड़ जाएंगे, 315 हो गया और उसमें 10 जोड़िए, या पहले 85 जोड़ दीजिए। तो 315 में हम 85 जोड़ देंगे तो 400 हो गया और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 410 हुआ। एक बार चेक कर लेना, 410 देख लें, 10 और 50 कितने हो गए? 60, 220 तो 280 हो गया। 280 में हमने इसको 20 को जोड़ दिया तो 300 हो गया। 300 में 15 को जोड़ दिया, 315 हो गया और 315 में हम 85 को जोड़ दिए तो 400 हो गया और उसमें 10 को जोड़ दिए तो 410। अब माइनस कितना करेंगे? तो माइनस है यहाँ पे 15 और 25 कितने हो गए? 40 और 40 में 30 जोड़ देंगे तो कितने हो गया? 70। तो माइनस हो गया यहाँ पे 70 के बराबर। ठीक है, तो अब ये आंसर कितने हुए? तो रुपीज 0 में से 0, ठीक है। ये 11 में से 7 गया तो कितना हो गया? 4 और ये कितना बच गया? 3। ठीक है, ये आपके करोड़ हो गए। इस तरह से दोनों मेथड के द्वारा आंसर सेम आया और वो आंसर हो गया 340। तो हम इस तरह से बना लेंगे और हमारे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने सारे आइटम्स का यूज करना सीख गया, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम बारीकी से पहचानना सीख गए। तो इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है। एंड ऑल द आइटम्स यू हैव टू कलेक्ट एज पर योर कंसेप्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।